बच्चों, पिछले टॉपिक्स में हमने देखा फार्मिंग के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, फार्मिंग के बारे में, और टाइप ऑफ फार्मिंग, क्रॉपिंग पैटर्न, मेजर क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन, नॉन फूड क्रॉप्स। अब इसके बाद जो है, अब देखते हैं एग्रीकल्चर में इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म के बारे में। देखिए, रिफॉर्म इस क्या होता है? रिफॉर्म इस होता है चेंज लाना। अब जैसे एग्रीकल्चर में चेंज लाने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि अगर हम बिफोर इंडिपेंडेंस देखें तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया खेती पर। उनको बस मतलब था कि कितना यहाँ से जो मिनरल्स है या जो चीज़ें हैं वो अपने कंट्री में कैसे जल्दी पहुँचाएँ, बस उनका पूरा ध्यान उस पर था। संसाधनों को कैसे अपने यहाँ पहुँचाएँ, इस पर ध्यान था। तो आज़ादी के बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो था कि कंट्री के जो एग्रीकल्चर में रिफॉर्म लाना। क्योंकि रिफॉर्म नहीं लाते तो हमारी कंट्री का जो एग्रीकल्चर था बहुत पीछे था। ना कोई इंस्टीट्यूट थे इसके लिए जिम्मेदार, ना कोई टेक्नोलॉजी थी हमारे पास। पूरा वही ट्रेडिशनल मेथड, वही प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग यूज करते थे, प्रिमिटिव बेसिक फार्मिंग। तो इसीलिए ज़रूरी था कि टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म लाएं और कंट्री में एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है, क्रॉप जो प्रोडक्शन है, उसको क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। क्योंकि इतना पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन को फीड करना बहुत ज़रूरी है, और फीड तभी होगा जब प्रोडक्शन किया जाएगा। तो इसीलिए इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर बहुत ज़रूरी है। सस्टेन्ड यूजेज ऑफ लैंड विदाउट कंपेटिबल टेक्नो इंस्टीट्यूशनल चेंज हैव हिंडर्ड द पेस ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। देखिए, ज़मीन का उपयोग इतना, एक तो आबादी इतनी ज़्यादा है और बहुत कम ज़मीनें हैं, और उस ज़मीन को अगर सही से उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कंट्री के डेवलपमेंट को भी अफेक्ट करता है। और 60% से भी ज़्यादा, लगभग 70% का पॉपुलेशन, 60-70% पॉपुलेशन डिपेंडेंट करती है एग्रीकल्चर पे। डायरेक्टली डिपेंडेंट करती है, इनडायरेक्टली तो 100% है, लेकिन डायरेक्टली 60% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। तो इसीलिए ज़रूरी है इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म लाना। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म क्या है? इंस्टीट्यूशन में जानते हैं आप, संस्था जो है उनमें क्या रिफॉर्म लाया गया, उनके द्वारा क्या रिफॉर्म लाया गया। तो उनके द्वारा जो पहला रिफॉर्म लाया गया वो कलेक्टिवाइजेशन। कलेक्टिवाइजेशन क्या है? कलेक्टिवाइजेशन मीन्स होता है कि जैसे मान लीजिए कई लोग का ज़मीन है, एक बीघा, फिर बगल में एक और 1 बीघा, या मान लो 2-2 बीघा ज़मीन है, ठीक है। तो सभी लोग अपने अपने घर में कुछ इनपुट लगाएंगे। लोग ट्रैक्टर, मान लीजिए सभी लोग कुछ अपने खेतों में ट्रैक्टर लगा रहे हैं, तो कुल कितना ट्रैक्टर खरीदना पड़ा? 3। अब उनके पास और पैसे नहीं होंगे कि और कोई इक्विपमेंट खरीद पाएँ। लेकिन अगर सब मिल जाते, एक साथ अगर हो जाएं, मान लीजिए इनके पास 10-10 बीघा है, सभी ने एक ट्रैक्टर खरीदा। अगर मान लीजिए सबने मिल करके डिसाइड किया कि हम एक साथ खेती करेंगे, सब खेत एक ही रहेगा, हम इन्वेस्टमेंट केवल करेंगे, पैसा लगाएंगे, सभी लोग पैसा लगा देंगे, उसके बाद जो प्रोडक्शन, जो खेती से जो निकलेगा उसमें सभी लोग बांट देंगे। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं कलेक्टिवाइजेशन। अगर ऐसा कर दिया जाए तो पहली बात, और ट्रैक्टर के अलावा और भी सामान खरीद सकते हैं, और भी जैसे इरिगेशन सिस्टम बहुत अच्छा लगा सकते हैं पैसा इन्वेस्ट करके। मान लीजिए सभी लोगों ने 3 लोग हैं और सभी ने 1-1 लाख रुपया लगा दिया, 3 लाख रुपये हो गए, इन्वेस्ट कर दिया ज़मीन पर। अब उस पर अच्छा फसल लगा देंगे, गेहूँ चावल के अलावा कुछ और लगा देंगे, और लगा करके जो बेचेंगे, जो इनकम होगा उसी से वो सबको में शेयर हो जाएगा बराबर बराबर। तो इस तरीके के प्रोसेस को बोलते हैं कलेक्टिवाइजेशन, कि ज़मीन के टुकड़े को एक साथ कर देना। अब कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग क्या होता है? कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग में जैसे मान लीजिए किसी का ज़मीन एक जगह यहाँ पे है, एक ज़मीन यहाँ पे है, दूर दूर ज़मीन है, तो उस ज़मीन को इकट्ठा करना, एक जगह पे लाना। ज़मीन को तो नहीं ला सकते ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए का ज़मीन है, ये बी का ज़मीन है, ठीक है, और इस जगह पे ये ए का ज़मीन है, ये बी का ज़मीन है। अब ये देखिए, बी यहाँ भी खेती करने जा रहा है, यहाँ भी खेती करने जा रहा है, ए यहाँ भी खेती कर रहा है, यहाँ भी खेती कर रहा है। मान लीजिए 2-2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो बेचारा यहाँ भी खेती करेगा, वहाँ भी खेती करेगा,
एक तो आने जाने में ट्रांसपोर्ट भी खूब लगेगा, और खेती करने में जो मशीन है, जो ट्रैक्टर है या और सारी चीज़ें, तेल भी खर्च होगा, पैसा भी खर्च होगा। अगर एक साथ दोनों कर दिया जाए तो क्या होगा, किसको बार बार यहाँ नहीं जाना पड़ेगा। तो क्या क्या आता है, उसी के लिए कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग यानी चकबंदी क्या आता है। अब क्या किया गया कि दोनों में बातचीत करा दिया गया, ए और बी में, कि भाई देखो तुम्हारा ज़मीन यहाँ है तो कुछ पैसा ले लो और ये ज़मीन मुझे दे दो, और वो वाला ज़मीन तुम ले लो, आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। तो ए वाले ने क्या किया, ये बी वाला इसको ए वाले को दे दिया और अपना ज़मीन यहाँ पे ले लिया। तो बी का दोनों का एक साथ यहाँ पे आ गया, मतलब इसका ज़मीन दोनों एक साथ आ गया और इसका भी ज़मीन यहाँ पे एक साथ हो गया। तो इससे ज़मीन का आकार बड़ा हो गया और खेती करने में भी अच्छा रहेगा। नहीं तो छोटा आकार रहता है तो फिर क्या लगाएंगे, 10 बार दौड़ना भी पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट भी खूब करना पड़ेगा। तो इस तरीके से कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग अगर किया जाए तो भी क्या कर सकते हैं कि क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं। और हमारे कंट्री में इसके लिए बाकायदे पूरा एक सिस्टम बनाया गया, लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार पूरा इसमें इंक्लूड रहते हैं। और लेखपाल जाके बात करते हैं दोनों पक्षों से कि हाँ भाई आप आपकी ज़मीन इधर है उधर है, तो सबको एक साथ कर दिया जाए और बातचीत करके उस मैटर को सुलझाया जाता है। इसके अलावा जो एक और रिफॉर्म किया गया, एबॉलिशन ऑफ जमींदारी। जमींदारी प्रथा को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ज़मींदारों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होता था, और किसी के पास बिल्कुल ज़मीन नहीं है। जो खेती करना चाह रहा है उसके पास ज़मीन ही नहीं है, जिसके पास किसी के पास बहुत ज़्यादा है। वही कहा गया ना कि किसी पास मतलब जो रिसोर्स है, किसी पास भरपूर है, किसी पास है ही नहीं, हैव और हैव नॉट। इनके पास है, किसी पास है ही नहीं ज़मीन। तो इसीलिए एबॉलिशन ऑफ जमींदारी ज़रूरी है, क्योंकि जमींदारों के पास ज़मीन होता था, कुछ ज़मीन खेती करते थे, कुछ नहीं करते थे। अब क्या किया जाए, इसको बांट दिया जाए, अगर लोगों में बांट दिया जाए तो लोग अच्छे से खेती करेंगे। तो इसीलिए ज़रूरी था कॉपरेशन एंड एबॉलिशन ऑफ जमींदारी। और अगला है प्रोविज़न ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस। गवर्नमेंट ने एक और चीज़ किया है कि क्रॉप इंश्योरेंस करना स्टार्ट कर दिया है। क्रॉप इंश्योरेंस मीन्स जैसे मान लीजिए खेत में फसल लगा दिए और बाढ़ आ गया तो सारी फसल क्या हो जाएगी, चौपट हो जाएगी, या सूखा पड़ गया तभी फसल चौपट हो जाएगी, या आग लग गया। तो इसके लिए इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस क्या आता है कि अगर कुछ इंश्योरेंस करा लिया जाए, फसल लगा करके उसमें इंश्योरेंस करा लिया जाए, अगर हमारी फसल चौपट हो गया तो उसके बदले में पैसा मिल जाएगा। जैसे बीमा ऐसे होता है नॉर्मली, ऐसे ही क्रॉप का भी इंश्योरेंस की व्यवस्था की गई है, जिससे अगर फसल चौपट हो तो किसानों को ज़्यादा नुकसान ना हो। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड बांटे गए हैं। ये क्या है, ये जैसे मान लीजिए अगर किसी को कोई खेती कर रहा है तो उसको पैसे की ज़रूरत पड़ी, तो उसके पास दो तरीके से है, या तो फार्मल मेथड से लोन ले, या तो इनफार्मल तरीके से लोन ले। फार्मल तरीके से लोन मतलब बैंक से लोन लेना, इनफार्मल तरीके से लोन लेना मतलब किसी गांव के ज़मींदार से या मनी लेंडर से या किसी और से उधार ले लेना। तो इनफार्मल में क्या होता है कि बहुत हाई परसेंट ऑफ इंटरेस्ट होता है, किसान उसको देते देते कर चुकाते चुकाते जो है बहुत समय लग जाता है, और कई बार तो उनको पूरा ज़मीन ही बेचना पड़ जाता है। कई किसान तो उसकी वजह से खुदकुशी भी कर लेते हैं। तो जबकि फार्मल वाले में क्या है, बैंक हैं, लेकिन बैंक का प्रक्रिया बहुत जटिल है, और हालांकि रेट बहुत कम है, 10% नॉर्मल रेट होता है। लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट ने बाकायदे व्यवस्था किया है केसीसी का। केसीसी में क्या है कि कोई भी किसान जाए, अपना केसीसी कार्ड ले बैंक से, अपना अप्लाई करे केसीसी के लिए, उसको केसीसी कार्ड मिल जाएगा। अगर उसको केसीसी कार्ड मिल गया तो उसको 4% रेट पर ही लोन मिल जाता है बैंक से। तो किसान क्रेडिट कार्ड ये भी एक इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में शामिल है। इसके अलावा पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, ये भी व्यवस्था की गई है। जैसे मान लीजिए कोई फार्मर है, अकेले है पूरा ज़मीन पर, और वो मान लीजिए डेथ हो गया उसका, या किसी एक्सीडेंट में चोट लग गया, तो खेती कैसे करेगा। इसके लिए PAIS की व्यवस्था की गई है, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम। अगर इंश्योरेंस करा लिया जाए तो उसमें कुछ एक्सीडेंट होगा या डेथ होगा तो उसमें मुआवजा मिलेगा। इसके अलावा एक और व्यवस्था की गई है मिनिमम सपोर्ट प्राइस की। जैसे मान लीजिए क्या होता है ना, कभी कभी फसल बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब फसल ज़्यादा होता है तो आ, उसका वैल्यू क्या होता है, घट जाता है मार्केट में इतना घट जाता है कि जो किसान जो खेती में लगाए गए हैं पैसा, वो भी उससे भी कम मिलता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस की व्यवस्था की है
कि किसान का कितना खेत में कितना पैसा लगा है और उसको कितना एक्स्ट्रा कमाना है, ये सब जोड़ करके एक सपोर्ट मिनिमम सपोर्ट प्राइस लगाया जाता है गेहूं और चावल में या और चीज़ों में। उससे क्या होगा कि किसानों का घाटा नहीं होगा, कितना भी ऊपर हो जाए लेकिन घाटा नहीं होगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस से। अगला है टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म। टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म है ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है? मैंने बताया कि पहले फसल होता था लेकिन उसमें अनाज ही नहीं होता था, बहुत कम मात्रा में होता था। तो इसके लिए बहुत सारी व्यवस्था की गई है, जैसे HYV क्वालिटी का सीड लगाया गया है। पहले लोग पूरी तरीके से इरिगेशन के लिए मानसून पर डिपेंडेंट होते थे, लेकिन अब क्या है कि बहुत सारे गवर्नमेंट पैसा देती है और इरिगेशन सिस्टम कई सारे बना दिए गए हैं, ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकल मेथड, कई सारे मेथड बना दिए हैं जिससे कम पानी में भी खेती हो जाए। और उसके साथ साथ फर्टिलाइज़र की व्यवस्था की गई है। कई सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी में चेंज लाया गया है, जिसकी वजह से फसल का जो प्रोडक्शन है, क्रॉप प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ गया है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। अगला है वाइट रिवॉल्यूशन। वाइट रिवॉल्यूशन क्या है? ये मिल्क के प्रोडक्शन से संबंधित है कि डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा देना, गवर्नमेंट पैसा देती है अगर डेयरी फार्मिंग कोई करना चाहता है, और उनके चारा की व्यवस्था करती है, तो ये सब वाइट रिवॉल्यूशन में आता है। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म में स्पेशल वेदर बुलेटिन, जैसे क्या होता है ना कि मानसून कब आने वाला है, कब बारिश होगी, कब क्या होगा, बारिश के अनुसार कब फसल काटें, कब फसल लगाएं, तो ये सब भी ज़रूरी है जानना। अगर जानते रहेंगे तो कब फसल काटना है या कब मानसून कब आएगा कि धान पहले बैठा दें, तो ये सब चीज़ें अगर जानकारी मिल जाए तो किसान उसी अनुसार अपना खेती कर सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने स्पेशल वेदर बुलेटिन रेडियो के माध्यम से और चीज़ों के माध्यम से कि समाचार जैसे जो DD न्यूज़ में और किसान चैनल पे किसानों के लिए ही एक चैनल दिखाया जाता है कि मौसम क्या है, मौसम किस तरह का होगा, क्या कहाँ पे मानसून कहाँ पहुँचा, कब आएगा, इसके बारे में। इसके अलावा एग्रीकल्चरल प्रोग्राम फॉर फार्मर वेयर इंट्रोड्यूस ऑन TV एंड रेडियो, ये भी टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म में आता है कि जैसे TV और रेडियो में एग्रीकल्चर के लिए प्रोग्राम लगाया गया है कि कैसे गन्ने की खेती कैसे की जाए। आप देखते हो किसान चैनल एक आता है, उसमें गन्ने की खेती के बारे में और खेती के बारे में उसमें बताता रहता है। और इन सब चीज़ों के द्वारा अभी खेती में बहुत सारा सुधार हुआ है, लेकिन अभी बहुत सुधार होना बाकी है, क्योंकि जो स्कीम जो आता है गवर्नमेंट का वो आम आदमी तक पहुंच नहीं पाता है। इसलिए ज़रूरी है कि अभी इसको हर एरिया में पहुंचाया जाए और डायरेक्ट इंटरेक्शन ऑफ द फार्मर्स टुवर्ड द गवर्नमेंट होना चाहिए। इससे रिफॉर्म में हेल्प करेगा। आई थिंक आपको पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।